वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो होगी वो है यूनिट नंबर 8 और टॉपिक है हमारे पास द ईगल। द ईगल जो कि लिखा गया है बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और यहाँ पे हमारे पास मेन थीम के बारे में बात की गई है, नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है। और सब थीम जो है कनेक्टेड पीपल इन नेचर, और उसको किस तरह से पीपल और नेचर को कनेक्ट किया गया है। अब इस छोटी सी पोएम में, माइनर से पोएम में हम डिस्कस करेंगे। प्री रीडिंग डिस्कशन जो क्वेश्चंस है वो हमारे पास क्या है। थिंक ऑफ यूर सेल्फ टू बी पर्सनिफाइड एज एन ऑब्जेक्ट, प्लांट, एनिमल एंड बर्ड। कभी ख़ुद को अखज़ कर ले कि आप कभी आपको किसी चीज़ के साथ कनेक्ट किया गया है, वो कि एनिमल हो, प्लांट हो, बर्ड्स हो, तो आपको पता है आप कैसे लगेगा, आप किस चीज़ के साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। आपको पर्सनिफाई किया जाएगा, मतलब आपकी क्वालिटीज़ जो है वो किसी ऑब्जेक्ट, प्लांट या एनिमल और बर्ड को दी जाए। गिव 3 ट्रेड्स ऑफ योर पर्सनैलिटी दैट मैच विद योर पर्सनिफिकेशन। और वो 3 ऐसी चीज़ें आपने बतानी है या 3 ऐसे क्वालिटीज़ बतानी है जो आपकी पर्सनैलिटी के उस चीज़ के साथ, वो ऑब्जेक्ट है, प्लांट है, एनिमल्स है, बर्ड है, उनके साथ किस तरह से वो मैच हो पा रही है और आप पर्सनिफाई होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बाद में बताती हूँ। आगे जाते हैं। द ईगल बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1809-1892। तो पैदा हुए 1809 में और 1892 में वफात पा गए। He claps the crag with the crooked hands, close to the sun in lonely lands. Ringed with the azure world he stands. The wrinkled sea beneath him crawls. He watches from his mountain walls, and like a thunderbolt he falls. अब यहाँ पे ही का वर्ड यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास ही यहाँ पे क्या बात की गई है कि ये क्या है, पर्सनिफिकेशन जो है वो यूज़ की गई है। मतलब कि वो ईगल को किसी भी इंसान के साथ उन्होंने पर्सनिफाई किया गया है। मतलब इट्स लिविंग क्या, ह्यूमन इसको लिया गया है, क्योंकि हम एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का वर्ड यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ही का वर्ड, तो वो जीते जागते इंसान के बारे में उनको पर्सनिफाई किया गया है, उसकी क्वालिटीज़ की वजह से, उनके फ्रीडम जो इसकी थीम है उसकी वजह से उसको पर्सनिफाई किया गया है। ही clasped the crag with a crooked hand। अब इसका क्या मतलब है कि उसने कस के पकड़ा, क्या पकड़ा, द क्रैग, नाहमवार चट्टान। द क्रैग का क्या मतलब है, वो चट्टान जो नाहमवार हो। हमेशा पहाड़ जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, तो वो नाहमवार चट्टानों के बारे में बात करें। विद क्रूक्ड हैंड, अब हमारे हाथ सीधे हैं, हमने किसी चीज़ को पकड़ना है तो हम सीधा पकड़ लेते हैं। उनके पंजे जो होते हैं, जो ईगल का पंजा है वो क्या है, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। उनके कहीं और जगह से मतलब अजीब से होते हैं, टेढ़े मेढ़े। तो क्रूक्ड का वैसे मतलब है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो उसने कस के पकड़ा हुआ है नाहमवार चट्टान को अपने टेढ़े मेढ़े हाथों से। हैंड्स का क्या मतलब है, क्लॉज, उसके जो क्लॉज है। क्लोज टू द सन इन द लोनली लैंड्स, सुनसान इलाके में सूरज के करीब। अब वो किसके करीब है, एक सुनसान इलाका है और उसमें सूरज के करीब है। अब ये सूरज के करीब कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो चट्टान पर है और चट्टान ज़मीन से बहुत ऊंचा है, तो वो सूरज के करीब ही हुआ। हम ज़मीन पर है और वो चट्टान पर, तो हमसे ज़्यादा डिस्टेंस उसका कम हुआ। रिंग्ड विद द एजोर वर्ल्ड, एजोर का मतलब क्या है, रंग बिरंगे और या नीला आसमान। ही स्टैंड्स, वो कड़ा होता है या वो कड़ा है, चारों अतराफ से घिरे नीले आसमान के नीचे वो खड़ा है। द wrinkled sea beneath him crawls, बलकाता समंदर, wrinkled sea, बलकाता समंदर उसके नीचे रेंग रहा है या रेंगता है। He watches, वो देखता है, from his mountain walls, पहाड़ी के दीवारों से वो देखता है। And like a thunderbolt he falls, आसमानी बिजली की तरह वो झपटता है, तेज़ी से वो गिरता है। जैसे आसमानी बिजली ना अचानक से चमकती है और नीचे ठक करके लगती है, उसी तरह वो भी चमकता है, मतलब वो भी नीचे गिरता है। और उसने उसी तरह से किसी अपने शिकार को झपट लिया है। ठीक है, अब यहाँ तक आपके पास हो गया इसकी मीनिंग। अब इसके जो थोड़ा सा हमारे पास हैं इसके नोट्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
ये है एनालिसिस ऑफ द टेनिसन्स द ईगल, और ये टेनिसन का जो पोएम है द ईगल उसके एनालिसिस है, जिसमें इमेजरी सबसे पहले। इमेजरी का मतलब ऐसे अल्फाज जिसकी वजह से आपके जहन में ना एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, उसको इमेजरी कहा जाता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोज़ में। तो इसमें विजुअल जो इमेज है वो है द पोएम पेंट्स विविड पिक्चर ऑफ द ईगल सोलिटरी पर्च हाई अबव द वर्ल्ड। अब उन्होंने जब वो इमेजरी क्रिएट की है कि ईगल सबसे ऊपर बैठा हुआ है और उसके नीचे समंदर बह रहा है, वो सारी जो पिक्चर है वो हमारे जहन में आ गई है, और वो हम डायरेक्ट ही हमारे जहन में एक पिक्चर से बन जाती है। और साथ में आपको यहाँ पे ना आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पे पिक्चर भी अपलोड की हुई है, तो आप उसमें देख लें कि किस तरह से एक इमेजिनेशन हमारे जहन में इन ईगल के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं या जो डिस्क्रिप्शन यूज़ की गई है उससे हमारे जहन में कौन सी पिक्चर जो है वो बन रहे हैं। The craggy mountain, the azure sky, and the wrinkled sea, and the eagle's outstretched विंग्स क्रिएट अ सेंस ऑफ एव एंड ग्रैंडर। अब ये देखिए, ये सारी जो है इमेजरी है ये इन सारे इन वर्ड से मिलकर ना ये बनी होती है। ये क्रैगी माउंटेन हो गया, चमकता हुआ, या रंग बिरंगी स्काई हो गया, रिंकल सी जिसमें लहरें बहुत ज़्यादा होती हैं, और ईगल की जो खूबियाँ हैं उनकी जो विंग्स के बारे में बात की गई है उससे हमारे लिए एक पिक्चर क्रिएट होती है। अब यहाँ पर भी आप ईगल देख ले तो हमारे जहन में ईगल की यही पिक्चर आती है, और इसमें जो अबव द सी है से एक और पिक्चर क्रिएट हो जाती है। Kinesthetic, the eagle crooked hands clasping the crag and its bolt-like fall evoke a sense of physicality and power। अब उसकी जो पकड़ है, जिस तरह उसने उस जगह को, उस चट्टान को पकड़ा होता है, उसकी जो पकड़ है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, पावर को शो कर रहा है। टोन इसका क्या है, किस तरह से लहजा, किस तरह से उनकी जो पोइट है उसने यूज़ किया गया है। The tone of the poem is one of the awe, reverence, and sense of sublime. The eagle is a symbol of freedom, power, inspire a feeling of wonder, admiration। ठीक है, अब एक तो उन्होंने एक टोन यूज़ की गई है, जैसे एव से रेवरेंस और सेंस ऑफ सबलाइम की जो टोन के वर्ड्स है वो यूज़ किए गए हैं, और ऊपर से जो सिम्बॉलिज्म यूज़ किया गया है। राइमिंग स्कीम हमारे पास क्या है, द पोएम इम्प्लाइज एन ए बी राइम स्कीम विच कंट्रीब्यूट्स टू इट्स rhythmic and musical quality। The regular rhyme pattern reinforces the sense of balance and harmony in the poem। अब हमारे पास राइम क्या है इसका, अब राइमिंग स्कीम जो है वो हम एंड के जो वर्ड्स होते हैं उससे मिलकर बनाते हैं। ही क्लैश द क्रैग विद द क्रूक हैंड्स, ये फर्स्ट वर्ड है तो उसको हम ए का साउंड देते हैं। लैंड्स, हैंड्स और लैंड्स हमारे पास कौन सा होता है, एक सेम साउंड है, और हैंड्स, लैंड, स्टैंड सेम साउंड है। क्रॉल्स, वॉल्स, फॉल्स सारे एक साउंड है। तो हमारे पास जो राइमिंग स्कीम आ गया वो क्या है, ए बी 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 बी, ये हमारे पास इसका राइमिंग स्कीम है। यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम लिखा गया है मिस्टेकनली, ये हमारे पास गलत लिखा गया है। इसकी राइमिंग स्कीम हमारे पास क्या है, ए और बी बी और बी। ठीक है, अब इसकी जो डेप्थ मीनिंग है, थोड़ा सा सिम्बॉलिज़म अंदर से हम यूज़ कर लेते हैं कि किस तरह से हर एक चीज़ जो है वो सिम्बॉलिज़म कर रहा है, किस चीज़ को वो सिम्बलाइज़ कर रहा है। ईगल, द ईगल आर सिंबल ऑफ फ्रीडम, स्ट्रेंथ एंड सॉलिट्यूड, रिप्रेजेंट द ह्यूमन स्पिरिट, डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड इट्स एबिलिटी टू राइज अबव चैलेंजेस। अब ईगल जो है वो फ्रीडम को, आज़ादी को, स्ट्रेंथ, ताकत, सॉलिट्यूड, तन्हाई को रिप्रेजेंट करता है। जो एक ह्यूमन की नीड होता है, ख्वाहिश होती है कि आज़ादी के लिए, और अपनी और उसकी एबिलिटी होती है कि वो इन चैलेंजेस से अब पारातर हो जाए, वो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर ले और अपनी ज़िंदगी में एक मकाम जो है वो अचीव कर ले। तो ईगल यहाँ पर एक मोटिवेशन दे रहा होता है। द माउंटेन सिंबलाइज द हाइट दैट द ह्यूमन स्पिरिट कैन रीच एज वेल एज द आइसोलेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन दैट ऑफन accompany such height। The sea vast and powerful represent the forces of nature and the worlds indifferent to individual existence। अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच मैंने सिर्फ यहाँ पे सिमिली लिखा है, फर्स्ट मैं पर्सनिफिकेशन भूल गई थी, और मैंने यहाँ पर डिस्कस भी किया है कि ही को पर्सनिफाई किया गया है
और यहाँ पे पर्सनिफिकेशन जो है वो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे भी देखिए ही स्टैंड, और यहाँ पर रिंकल्ड सी, अब सी में रिंकल कहाँ से आ गया, ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गए। और यहाँ पर क्रॉल चेक कर लें, ये भी पर्सनिफिकेशन है क्योंकि समंदर जो है वो रेंगता नहीं है। और ही वॉचेस, देखना, चलो देखना तो उसमें भी आ जाता है, लेकिन ही जो है वो हमारे पास क्या है, पर्सनिफिकेशन है। और यहाँ पर लाइक थंडर स्टॉर्म हमारे पास क्या हो गया, ये सिमिली है हमारे पास, ठीक है। अब ये थीम क्या है, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द नेचुरल वर्ल्ड। द ईगल इज अ सोलेटरी फिगर, embodies the human spirit desire for freedom and its ability to transcend the limitation of the physical world। अब यहाँ पे जो ह्यूमन के साथ उनको कनेक्ट किया जा रहा है और किस तरह ह्यूमन के जो चैलेंजेस फेस करने हैं उसके लिए मोटिवेशन भी दी जा रही है। और सबसे पहले जो है वो नेचर और ह्यूमन की कनेक्ट किया गया है, ठीक है। कि वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि आसमान और भी है, कुछ इस तरह से शेर है। तकरीबन ये उसी तरह जैसे परवाज़ के लिए अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि अच्छा, तो उसमें ना अल्लामा इकबाल भी जो ईगल है, उकाब जो शाहीन है, उसको यही कह रहे होते हैं कि आपको इस जितने भी आपको रुकावटें होती हैं, ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आते हैं, उससे अबव भी आपके लिए जगह है, आप उनको तोड़ के, उन जंजीरों को तोड़ के भी आप आगे जा सकते हैं। और सेम यहीं पर टेनिसन ने भी यही चीज़ें जो है वो अप्लाई किए हुए हैं। क्रिटिकल एनालिसिस टेनिसन द ईगल इज़ अ पावरफुल एंड एवोकेटिव पोएम दैट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ फ्रीडम, सॉलिट्यूड एंड द ह्यूमन स्पिरिट कनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड। यही बात की गई है। थ्रू इट्स vivid imagery, strong tone and effective use of literary devices, the poem invites readers to contemplate their own place in the universe and to appreciate the beauty and power of the natural world, ठीक है। अब यहाँ पर पैराफ्रेजिंग है हमारे पास। जो फर्स्ट पोएम फर्स्ट स्टांजा है, he claps the crag with the crooked hands close to the sun in lonely lands ringed with the azure world, and he stands. The eagle perched high on the rocky cliff, grips tightly with its powerful claws. It stands alone in the vast expanse of the sky, surrounded by the beautiful blue color sky। यहाँ पे वो मिसप्रिंट हो गया। ओके, सेकंड जो स्टांजा है हमारे पास, the wrinkled sea beneath him crawls. He watches from his mountain walls, and like a thunderbolt he falls. Wrinkled ocean, looking like it has many lines, moves slowly below him. He watches from his high mountain, which feels like a wall protecting him. Then he falls down very quickly, like a flash of lightning, with a powerful and sudden force। अब ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिस तरह से ये स्टांजा नंबर 2 हम इसकी मीनिंग भी कर चुके हैं। और पैराफ्रेज कहते ही इसे हैं कि विदाउट चेंजिंग द मीनिंग हम किसी भी वर्ड्स को पैरा के फॉर्म में लिख लें, इसको हम क्या कहते हैं, पैराफ्रेजिंग कहते हैं। और ये शॉर्ट पैराफ्रेजिंग है, और जितना की बुक्स में ये पैराफ्रेजिंग लिखे होते हैं और वो इंतहा के लंबे होते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो शॉर्ट लिखें और टू द पॉइंट बात करें। ओके, प्री रीडिंग क्वेश्चन है, इससे पहले भी आपको स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि आई वुड चूज टू द माउंटेन और पर्सनिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे उसने कहा कि मैं माउंटेन के साथ पर्सनिफाई होना चाहूँगा, और यहाँ पे सन में। और यहाँ पे 3 ट्रेड्स के बारे में जो बात की गई है तो वो भी बताई गई है, सॉलिडिटी, एंड्योरेंस एंड ग्रैंडर। ये उन्होंने बात की है कि ये 3 ट्रेड्स है, और वो क्यों है वो भी आगे डिस्कस किया गया है। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लेके, अपने पर्सनैलिटी ट्रेड के लिहाज से आप किसी के साथ भी खुद को पर्सनिफाई करना है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास जो रीडिंग क्वेश्चंस हैं, एज यू रेड द फर्स्ट आंसर व्हाट डू यू पिक्चर इन योर माइंड, डिस्क्राइब द सेटिंग एंड द ऑब्जेक्ट। तो आपके जहन में क्या आया आप उसको लिख सकते हैं, और मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ पिक्चर भी शेयर की है, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं और इसको भी आप कर सकते हैं। फिगर और स्पीच को भी अभी जो नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे उसमें पिक्चर्स, पर्सनिफिकेशन और सिमिली दोनों डिस्कस हो चुके हैं कि कौन से वाले वर्ड जो है वो सिमिली को डिस्क्राइब कर रहे हैं और कौन सा जो है वो पर्सनिफिकेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये भी हो चुका है। समरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती और ना ही इतना ख़ास कुछ था, लेकिन आप खुद
ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इमेजेस आर इमोशन कम टू द माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड क्रैक सन एंड सी एंड थंडर। तो व्हेन आई रीड द वर्ड्स क्रैक सन एंड सी एंड थंडरबोल्ट, आई एनविजन rugged cliffs, intense sunlight, turbulent waters, and swift and powerful force, respectively. These images evoke feelings of strength, power, and natural beauty, adding depth to the poem's imagery and themes. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सिम्बॉलिज्म में। ओके और हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, और इसमें हेल्प लेने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इतने मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ से अगर आप हेल्प ना भी लेंगे तो तब भी चलेगा। ओके ये वाले भी देख लें। यहाँ पे हम ये भी डिस्कस हो चुका है, सेटिंग क्या है, हमारे पास क्लिफ है, सी है, ये सारी चीज़ें जो है वो सेटिंग में डिस्कस हो चुके हैं। और ग्लॉसरी और इसके बाद पैराफ्रेजिंग। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैराफ्रेजिंग इंतहा की लंबी लिखी होती है की बुक्स में, तो मैंने छोटे से करके लिखी हुई है। और पैराफ्रेजिंग का मतलब ये नहीं होता एक्सप्लेन करना, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है उसी चीज़ को रिफ्रेश करके लिखना। और यहाँ पे ये भी लंबी लिखी हुई है। तो आज की वीडियो यहीं पे ही एंड करते हैं और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।